पंकज सिन्हा का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी को स्टडी विद पीके सिन्हा चैनल पे सादर अभिनंदन। दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे मित्र मिस्टर हिमांशु बख्शी साहब हैं, जो कि बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक हैं और हम लोग आज पुणे के अंदर में हैं, पुणे आए हैं। तो हमने हिमांशु बख्शी जी से रिक्वेस्ट किया कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ राग, कुछ संगीत जो कि बांसुरी का है वो हमें सुनाएं। बख्शी साहब बहुत ही बिजी इंसान हैं, ये कई तरह के प्रोग्राम में होते हैं, इसके अलावा जॉब भी करते हैं, आईटी सेक्टर में हैं, क्योंकि पुणे पूरी दुनिया में आईटी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने सुबह सुबह हिमांशु बख्शी जी को रिक्वेस्ट करके आप दर्शकों के लिए बुलाया हूं। मेरी रिक्वेस्ट है दर्शकों कि आप अपना कमेंट के माध्यम से जितना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और कुछ भी जानना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही जवाब दिया जाए। और कोई भी दर्शक अगर बांसुरी फ्यूचर में सीखना चाहते हैं, बांसुरी के बारे में, बांसुरी वादन के बारे में जानना चाहते हैं, तो हिमांशु जी से डायरेक्टली भी उनको कांटेक्ट करा दिया जाएगा। दोस्तों, जहां तक बांसुरी की बात देखी जाए तो बांसुरी के लिए अगर सबसे बड़ा गुरु मैं कहता हूं तो हमारे कृष्ण भगवान खुद है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने जितना बांसुरी के बारे में और बांसुरी को जितना लोकप्रिय बनाया शायद ही किसी ने बनाया है। इसलिए गुरुओं के गुरु श्री कृष्ण को नमस्कार है। और हिमांशु जी ने एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कृष्ण धुन हमें सुनाया है। थोड़ी सी दोस्तों बात करते हैं हिमांशु जी के बारे में, हिमांशु जी की जीवन शैली, हिमांशु जी के परिवार के बारे में, और वो करते क्या हैं पुणे के अंदर में, और किस तरह से उन्होंने सीखा और बांसुरी को किस तरह से उन्होंने अपनाया। थोड़े प्रश्न हम करते हैं हिमांशु जी। तो हिमांशु जी, सादर अभिनंदन हमारे दर्शकों के तरफ से और पीके सिन्हा चैनल के तरफ से। हिमांशु जी, आपके पिताश्री मिस्टर जयंत बख्शी साहब और आप और माता जी और आपकी पत्नी, पुत्र पुत्री सब पूना में रहते हैं, तो थोड़ी सी आप अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन करें हमारे दर्शकों को। अच्छा जी, तो सबसे पहले सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। तो मैं 2003 में पुणे में आया हूँ। अभिनव कॉलेज से मैंने ड्राइंग पेंटिंग के क्षेत्र में पढ़ाई की है। उसके बाद मुझे एज अ UI/UX डिज़ाइनर मैं IT सेक्टर में ज्वाइन हो गया, और साथ ही साथ मेरा बांसुरी में, संगीत में बचपन से रुचि था। मेरे माता पिता ने मुझे बढ़ावा दिया सीखने के लिए। मेरा बेसिक होम टाउन मेरा बुल्ढाना करके महाराष्ट्र में, अजिंठा के पास में है, और 2004 में मैं इधर आया हूँ। पहले मेरे पिताजी भी वहाँ पे बांसुरी, उनको थोड़ा बहुत आता है, जो ऐसी पकड़ के जो बांसुरी बजाते हैं, सीधे वाली। हाँ, सीधे वाली, तो वो बांसुरी मेरे पिताजी बजा लेते हैं जी। बट यही कि उनको प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं मिला, छोटे गांव थे, या फिर बांसुरी के लिए प्रॉपर गुरु कोई उन्हें मिले नहीं जी। तो वो उतना डेवलप नहीं कर पाए। जब मैं पुणे में आया तो मेरे यहाँ पंडित राजेंद्र कुलकर्णी जी से मुलाकात हुई, और बहुत ही अच्छे गुरु कृष्ण भगवान की कृपा से ही कहेंगे कि मुझे मिल गए, और आज जो भी मेरे बांसुरी वादन में अच्छाई दिख रही है वो सब उनकी वजह से, उन्हीं की कृपा है। बहुत अच्छा। पंडित राजेंद्र कुलकर्णी साहब को भी हमारा नमस्कार है। अब दोस्तों, आप लोगों ने सुना अभी कृष्ण धुन, जो कि काफी प्यारा धुन है। महाभारत और कृष्ण का जब एपिसोड आ रहे थे, और हर के मोबाइल में भी ये मिल जाता है रिंगटोन के रूप में। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बख्शी साहब, बहुत तरह के बांसुरी आपने लाए हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो विविध तरह की जो बांसुरी है, इसकी क्या क्या खासियत है, और इसकी क्या आवाज में या राग के हिसाब से आप बदल देते हैं। सो प्लीज। ओके, तो बांसुरी जो है बेसिकली जो बनती है वो बांस की बनती है। हमारे भारत में दो प्रकार के बांस रहते हैं, एक कर्नाटिक बाम्बू कहते हैं और या फिर आसामी बाम्बू, बट मोस्टली आसामी बाम्बू से ही बनाया जाता है बांसुरी। कर्नाटिक बाम्बू अभी लुप्त होने की कगार पे है। तो म्यूजिक भी दो प्रकार का है, कर्नाटिक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय क्लासिकल जो कहा जाता है।
तो बांसुरी में जैसा होता है कि बाकी इंस्ट्रूमेंट में आप देखोगे तो आपको कुछ न कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, बैटरीज पे डिपेंड रहना पड़ेगा। बट बांसुरी ये इतना सरल वाद्य है सीधा, कि सिर्फ एक बांस रहता है, उसको आप ये ऐसे जो प्रॉपर जगह बनी होती है उन जगहों पे उसको आप छेद कर दो तो उसमें से 7 सुर निकलने शुरू हो जाते हैं और बहुत ही मनभावक आवाज़ इसमें से आती है। ऊपर से ऐसा है कि बांसुरी का आवाज़ जो है आप बजाओगे तो उसको स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बहुत दूर तक बांसुरी की आवाज़ चली जाती है। जी हाँ, बट स्पीकर के साथ या फिर साउंड मिक्सर के साथ अगर यूज़ करेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंटेशन के हिसाब से आज जो प्रेजेंटेशन का ज़माना है जी, तो साउंड मिक्सर में रिवर्ब वगैरह इफेक्ट यूज़ करेंगे तो वो और भी ज़्यादा प्यारा सुनाई देता है जी। बांसुरी में और जो होती है बहुत विविध प्रकार की बांसुरी आती है। चाइनीज़ बांसुरी अलग होती है, वेस्टर्न फ्लूट जो होती है उसको की फ्लूट कहा जाता है जी। बट ये भारत में जो बनता है, जो प्रसिद्ध है, वो बांस का बांसुरी है। जो मेटल से या फिर किसी और चीज़ से बना जाता है फिर उसमें दिक्कत हो जाती है और वो महंगी भी हो जाती है। दिक्कत मतलब बनाने वाले के लिए वो थोड़ी सी टीडियस चीज़ है जी। बट सुर उससे भी अच्छा ही निकलता है। हाँ, मेटालिक जो आ रहा है और उसमें ये फायदा होता है कि उसमें थोड़ा ऑक्टेव ज़्यादा कवर कर लेता है जी। बांसुरी में अभी ये जो बांसुरी को लिमिटेशन होता है, हर एक बांसुरी अलग अलग स्केल की है जी। मेरे पास इतनी बांसुरी क्यों रखी है कि स्केल अलग अलग है। तो अभी बांसुरी पे देखिए कीबोर्ड पे जैसे इतने सारे बटन्स होते हैं जी, तो सारे गामा पता नहीं सा इधर भी बजता है इधर भी बजता है, वो ऑक्टेव कहते हैं हम उसको जी। तो वैसे उतने ऑक्टेव बांसुरी पे कवर नहीं हो पाते, बट इसमें मैं बजा के बताता हूँ प्लीज। यहाँ से हम साथ स्टार्ट करते हैं। अभी इसके ऊपर जाना है तो मतलब बहुत मुश्किल है। मुझे भी उतना आता नहीं है, आम लोगों के लिए वो समझ पाना कठिन है। मेरे गुरुजी कुछ स्वरों तक बजा लेते हैं ऊपर के जी, बट वो बहुत मुश्किल चीज़ है। अच्छा, तो ये लिमिटेशन बांसुरी का रहता है। बट यही लिमिटेशन को दूर करती है जो वेस्टर्न या मेटल वाली जो आ रही है, वो ज़्यादा दूरी तक उसकी बजाई जा सकती है। ऐसी बात है। और जैसे कुछ मोटे बांसुरी दिखाई दे रहे हैं और कुछ पतले हैं, इसमें भी जरा विविधता होगी कुछ। हाँ, तो जैसे कि अभी आपको एक धुन सुनाता हूँ। बांसुरी पे हो गया। बाद में जो एक ऐसा जो कुछ होता है, सो मतलब इसको अगर शब्दों के रूप में बताई जाए, जैसे मालगुडी डेज का आपने बजाया तो वो उसकी क्या खासियत है कि ये बांसुरी बजा पाती है? मतलब ये एक गांव का फील दे देता है। अच्छा। पहाड़ों में वगैरह इसकी आवाज हाई पिच वाली हाँ, बड़ी, तो इसलिए ये होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपको इमोशनल सीन या फिर उसके ये इस तरह की बांसुरी बजाई जाती है। एकदम चेंज हो जाता है।
ये थोड़ी सी स्लो सैडनेस हाँ। और इस तरह से? हाँ, वो कर सकते हैं, फास्ट भी बजा सकते हैं इसमें। ओके। इससे भी बड़ी बांसुरी रहती है जी। वो और भी बेस का इफेक्ट देती है। ये छोटी बांसुरी जो होती है वो हाई पिच के हिसाब से। हाँ, तो यही अंतर होता है। यही अंतर। कीबोर्ड पे जो होता है, जो जितना लेफ्ट की तरफ जाओगे वो उतना बेस की तरफ जाएगा, इधर हाई पिच की तरफ जाएगा, तो वो एक ही इंस्ट्रूमेंट पे मिल जाता है। बट बांसुरी पे, बाम्बू की बांसुरी पे ये होता है कि हमें बांसुरी चेंज करनी पड़ती है। बहुत अच्छा हिमांशु जी, आपने जानकारी दी। हिमांशु जी, हम लोगों ने कई बार ऐसे गाने सुनते हैं जो लोगों को पसंद आ जाता है, जैसे मेरे नैना सावन भादो, किशोर दा ने गाया है गाना और काफी मतलब सदाबहार गीत के रूप में गाई जाती है आज भी। कई बार ऐसा मेरे को जानकारी प्राप्त हुई आप जैसे दोस्तों से कि एक ही गाने के ऊपर, यानी एक ही गाने के राग पे कई तरह के गाने भी बनाए गए हैं और साधारण मनुष्य को और साधारण श्रोताओं को ऐसा लगेगा कि ये अलग गाना है, बट जिसने कंपोज किया है उसकी बेस, उसकी आत्मा एक ही है। तो थोड़ी सी बांसुरी के माध्यम से और संगीत के माध्यम से आप थोड़ा हमें जानकारी इसमें दें। तो जैसे कि आपने कहा मेरे नैना सावन भादो, तो ये एक शिव रंजनी राग पे बेस गाना है। तो फिल्मी गाने अक्सर प्योरली राग नहीं होता है, उस पे बेस होता है। तो जैसे कि मैं अभी आपको कुछ गाने बजा के दिखाता हूँ। बहुत अच्छा। हाँ, तो मेरे ये मेरे शिव बीच में। रंजनी करके राग है। अच्छा। ये सब गाने इसी राग पे बेस्ड है। राग मतलब एक सुरों का कंपोजिशन है, मतलब प्रॉपर कुछ आरोह अवरोह में कुछ स्वर वर्ज्य होते हैं, कुछ स्वर प्रॉपरली लेने होते हैं, उसी जगह पे लेने होते हैं, फ्रेजेस होते हैं। तो वो अगर रिपीटेशन आ जाए तो एक राग की निर्मित हो सकती है। ये शिव रंजनी राग है राग पे। हाँ, जैसे तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन, एक तो ये आपने करा, जाने कहाँ गए वो दिन, मेरे नैना मेरे, ये भी उसी पे है। अच्छा। और बहारों फूल बरसा हो, बहारों तो फूल बरसा। जैसे कि अभी देखिए, अभी बहारों फूल बरसा हो, ये खुशी वाला सॉन्ग, आनंद देने वाला सॉन्ग है। तो और अब भारत में मोस्टली दूल्हे की दुल्हन की एंट्री के टाइम पे ये गाना बजता है। तो बट बाकी का गाने अगर देखोगे आप तो वो सैड टाइप का फील देते हैं। तो राग एक ही है, सुर वही है, बट उसका इस्तेमाल हैप्पी मूड के लिए भी किया है और सैड मूड के लिए भी किया है। जी। तो बांसुरी पे मैं आपसे सुनना चाहूँगा हिमांशु जी, मेरे नैना सावन भादो का एक दो लाइन। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत ही मेरे को पसंद है ये गाना और शायद दर्शकों को भी बहुत ही पसंद होगा। हाँ जी।
बहुत सुंदर, बहुत ही जबरदस्त आपने बजाई ये मेरे नैना सावन उठा लो, बहुत ही अच्छा। संगीत एक ऐसा चीज है कि आदमी दुखी हो, सुख में हो, हर्ष में हो, उल्लास में हो, संगीत हर चीज के लिए बना है और उस चीज में आपको एक नशा के जैसा है और आदमी को बिल्कुल ही ट्रंकुलाइज कर देता है। संगीत एक ऐसी चीज है, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि जिसने संगीत सीखा उन्होंने तो सारा कुछ जानते हैं, जिन्होंने संगीत कुछ भी नहीं सीखा, कुछ जानते नहीं है एबीसीडी, फिर भी उनको कानों को प्रिय लगता है। रिसर्चर ऐसे बताते हैं कि कई आईसीयू, कई हार्ट के हॉस्पिटल में और बड़े बड़े विदेशों में ऐसे हॉस्पिटल बताए गए जहां की एक धुन बजाई जाए तो पेशेंट का रिकवरी रेट कई प्रतिशत ज्यादा बढ़ जाता है। हिंदुस्तान के अंदर में हमारे ऋषि मुनियों ने जब गाय से दूध निकालना होता था या उनको जब खाना खिलाना होता था तो एक खास धुन बजाते थे जिससे गाय ज्यादा दूध देती थी। तो संगीत में इतनी पावर है, एक आकर्षण है, एक चुंबकत्व है जो कि एक दूसरे को खींचता है। बख्शी साहब, ए.आर. रहमान हमारे, उनको भूला नहीं जा सकता है संगीत के क्षेत्र में। बहुत ही यंग व्यक्ति हैं, आशा है कि उनकी उम्र 40 के आसपास ही होगी, बट उन्होंने जो कामयाबी हासिल की वह आप कह सकते हैं कि जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं, तो संगीत के क्षेत्र में भगवान तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि भगवान तो अल्टीमेट है, परमात्मा अलग ही है, बट वो भी उस हद तक पहुंच चुके हैं जो कि आप कह सकते हैं कि संगीत के महान गुरुओं में से एक हैं। उनकी एक गाना है तू ही रे, बहुत ही कर्णप्रिय है और जब मैंने पहली बार सुना था तो ये साउथ के शब्दों से बना हुआ था। तो हमें, जब मैं उस टाइम रहता था, स्टूडेंट था, तो पहली बार जब सुना तो लगा ये किस तरह का गाना है। लेकिन जब मैंने पूरा गाना सुना, जबकि मैं उसकी एक वर्ड नहीं समझ पा रहा था, फिर भी अच्छा लगा। बाद में वही फिल्म जब हिंदी में आई तो ये तू ही रे बनाए, ये तो छा गया। तो आप बांसुरी में मेरे दर्शकों को सुनाएं प्लीज।
साथ साथ शब्दों को देख रहा था, बिल्कुल ही अगर इसमें जवान होती तो शायद शब्द ही बोल देता, तू ही रे तू ही रे। बहुत ही अच्छा लगा बख्शी साहब, आपने हमारे दर्शकों को मोह लिया है और हमारे दर्शकों और मेरे तरफ से आपकी भूरी भूरी प्रशंसा जितनी भी की जाए कम है। और मैं फिर से आपसे चाहूँगा कि कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी और दर्शकों का अनुरोध रहा तो फिर से हम मिलेंगे। और आपने जो समय निकाला हमारे लिए उसके लिए हृदय से धन्यवाद है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर।